एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 द फोर्सेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पुली। ये पुली है, तो पुली पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको बताना है। और बी में है कि जो यहाँ लड़का है उस पर ये पुली पर जो फोर्स लग रहा है वो बताना है, लड़का पर जो फोर्स लग रहा है वो बताना है, और दी ब्लॉक सी, ये ब्लॉक सी है, सी पर जो फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो आइए बारी बारी से इसका हम जो है एफबीडी बनाते हैं। देखिए ये फिगर है, तो ये पुली है। तो अब यहाँ से विचार करते हैं। तो मान लीजिए कि एक टेंशन यहाँ लग रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम, दूसरा टेंशन यहाँ लग रहा है। इसी तरह से ये टेंशन यहाँ लग रहा है और ये टेंशन यहाँ लग रहा है, पॉइंट से अवे फ्रॉम, पॉइंट से अवे फ्रॉम। यहाँ भी एक टेंशन लग रहा है पॉइंट से अवे फ्रॉम, ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं तो इसके लिए एफबीडी बना लेते हैं। सबसे पहले विचार करेंगे, मान लीजिए ये क्या है, दी पुली पर। तो ये पुली का हम फिगर बना लेते हैं। पुली पर पुली का हिंज है, हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, हिंज है। और यहाँ रस्सी लटकी हुई है, रोप। यहाँ जो है वो रस्सी लटकी हुई है। तो एक टेंशन यहाँ लग रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम, एक टेंशन यहाँ लग रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम, ठीक है। और इन दोनों टेंशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने दे दिया N1। हिंज की वजह से ये क्या करता है, इन दोनों टेंशन को बैलेंस करता है। तो ये तो पुली ए पर लगने वाला हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये बॉय पर क्या लग रहा है। तो जो लड़का है, तो ये आपका टेंशन हुआ, ये टेंशन, ये दोनों टेंशन का मान एक ही होगा, क्योंकि रोप एक ही है। रोप को हम लोग मासलेस मानते हैं, और मासलेस के बाद जो रोप का आइडियल कंडीशन है वेटलेस मानते हैं, मासलेस वेटलेस, ठीक है। तो इस तरह से ये रोप वाला कंडीशन हो गया। अब कहने का मतलब है कि इसमें रोप का ये भी मानते हैं कि रोप जो है वो खींचने पर बढ़ता नहीं है, ठीक है। एक आदर्श रोप जो है वो खींचने पे बढ़ता नहीं है, इस तरह से। तो ये आपका पुली का हो गया, पुली का समझ गए। तो ये ए का हो गया। अब बी की बात करें तो दी बॉय, तो बॉय ये है। तो देखिए जब लड़का है ये, तो ये लड़का एक, मान लीजिए कि जो रस्सी है, तो यहां से लेंगे तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे फ्रॉम हो जाएगा, और ये यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे फ्रॉम हो जाएगा। टेंशन का यही नियम है। तो बॉय के लिए बात करते हैं तो एक इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम हो गया, ठीक है। अब चूंकि लड़के का मास होगा m, तो ये ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पर ये अपना ड्यू टू ग्रेविटी जो है
एक जो है फोर्स लग रहा होगा, तो ये फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। और इसके रिएक्शन में एक फोर्स लगेगा आपका नॉर्मल, तो यहाँ पर n जो होगा वो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। या नहीं भी होगा, दोनों स्थिति में होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। हमें बैलेंस नहीं करना है कि कौन फोर्स क्या है, एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये जो हुआ ये बॉय पर लगने वाला फोर्स हुआ। अब बात करते हैं, एक बचा है द ब्लॉक सी। तो आपका ये ब्लॉक सी है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं। तो इस पर एक टेंशन लग रहा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम, और इसका कुछ वेट होगा। तो मान लीजिए कि वेट m1 है, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा कि m1g जो है वो नीचे की ओर लग रहा होगा। तो C के लिए यही फोर्स लग रहा है इस पर, C की बात करें तो। और जहां तक B के लिए कर लें तो B के लिए आप इतना समझे कि मैं ऐसे बना देता हूं, ये B के लिए होगा और A के लिए ये बता दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ये इस पर है कि ये फिगर दिया हुआ है, एक काट है, इसको लड़का जो है खींच रहा है। फिगर 4q4 shows a boy pulling a wagon on road. List as many force as you can which are relevant with this figure. Find the pairs of force connected by Newton's third law of motion. ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक काट मैंने बना लिया यहाँ। अब इस काट को जो है वो लड़का खींच रहा है। लड़का जो खींच रहा है, तो कह रहा है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इस पर कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है वो है, और टोटल फोर्स की बात कर रहा है। तो देखिए कि कौन कौन से फोर्स एक्टिव ये इस पर लग रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि काट का वेट m है, तो सीधी सी बात है कि जो mg होगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब नीचे की ओर लगेगा तो इसका जो नॉर्मल है वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है सीधे। अब मान लीजिए कि ये कुछ एंगल पे रोप होगा, थीटा एंगल ले लिया जाए, ओरिजेंटल भी हो सकता है लेकिन फिगर में एंगल पे दिया है तो मैंने मान लिया थीटा। तो अब इसको ये F फोर्स से मान लीजिए खींच रहा है, तो इसका यहाँ दो कंपोनेंट बना लीजिए, एक कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और इसका जो मान होगा इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, F sin थीटा। हो गया। अब चूंकि कहने का मतलब है कि इसको इधर जो है मोशन में लाने वाला जो फोर्स है वो क्या है, वो है F cos थीटा, जो इसे हॉरिजॉन्टल में ले जा रहा है, ठीक है। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ की बात है तो और भी फोर्स देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा F के, चूंकि वो बात नहीं किया है कि फ्रिक्शन वाला है या फ्रिक्शन लेस है, तो मान लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ठीक है। इस बॉय का कोई वेट होगा, तो मान लीजिए कि इसका वेट अगर हम लेते हैं m1, तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे
M1G नीचे की ओर लगेगा और ठीक इसका जो नॉर्मल लगेगा, ठीक है, इस नॉर्मल को N1 मान ले रहे हैं, ऊपर की ओर लगेगा, इतना ही अमाउंट का लगेगा। अब चूंकि एक बात है कि ये लड़का जो है वो क्या कर रहा है, आगे की ओर फोर्स लगा रहा है, तो आगे की ओर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है वो जमीन को पीछे की ओर धक्का दे रहा है, जिसके बदले वो जो है उसका रिएक्शन है कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं एफ एक्शन फोर्स, तो उसका ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया, उसका वो रिएक्शन फोर्स हो गया जिसके चलते चल रहा है। तो इतने सारे फोर्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। अब रहा कि न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार कौन काम कर रहा है, तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार जो काम कर रहा है वो जो फोर्स है वो पेयर में एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों पेयर में है, एक को एक्शन तो दूसरे को रिएक्शन, ठीक है। अब चूंकि मैंने काइनेटिक फोर्स की बात की है तो चलिए इसको देखेंगे, अभी देख लेते हैं। एक ये नॉर्मल, ठीक है, और एक ये दोनों क्या है, पेयर में एक्शन रिएक्शन है। और फिर अगला एक्शन रिएक्शन है ये वाला और फिर ये वाला, ये न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार है, ठीक है। अब एक चीज है कि यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है सपोज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो जीरो हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर मान लीजिए कि हम निकालें कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ एक्स के लिए यहाँ पे अगर बात करें, ये जो है वो क्या है, ये ऑन काट के लिए हम काम कर रहे हैं, ऑन काट गाड़ी के लिए, ये गाड़ी के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गाड़ी का जो मास है वो एम है और एक्सीलरेशन विथ अलोंग टू एक्स एक्सिस एम ए एक्स। तो देखिए कहने का मतलब कि जब ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स क्या है, जीरो है, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज विथ अलोंग टू एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम फोर्स लेते हैं तो एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग काट के लिए, गाड़ी के लिए। तो लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक का डायरेक्शन ऐसे है निगेटिव और एक का डायरेक्शन इस तरह से है पॉजिटिव। तो ये वाला निगेटिव, वो वाला पॉजिटिव, मतलब कि एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल टू, ये जीरो है, चूंकि क्यों जीरो है, इसलिए कि एक्स जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एम में जीरो से गुना किया, एक्स जीरो पुट करके तो जीरो हो गया। अब यहाँ है तो ये क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज विथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इतना आया, ये इक्वेट हो गया जीरो के बराबर। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक यहाँ पे ये विचार हो सकता है कि ये भी जो है वो आपका न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार चलता है, ठीक है, कि अगर इसको मानते हैं हम एक्शन तो उसको मान लेंगे रिएक्शन, जो उसे आगे बढ़ा रही है। तो एक आप इसको भी पेयर ऑफ
में ले सकते हैं, लेकिन ये कब लागू होगा? शर्त है जब वेलोसिटी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब उसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो एक समझा दिए। तो इस तरह से हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग समझ गए। धन्यवाद।